नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी जीरो टू इन्फिनिटी। और आज अपना टॉपिक है ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम। तो जो ब्रिटिश ताज के जो शासन के अधीन जो पारित हुए थे अधिनियम, वो 1857 के बाद हुए हैं। 1858 हुआ, 1861 हुआ, 1892 हुआ। तो उनको देखेंगे। और ये जो बुक है वो घटना चक्र की किताब है। तो ये जो 1857 का अधिनियम कैसे पारित हुआ, क्या हुआ, उसको बताता हूँ एक मैं आपको। तो 1857 की जो क्रांति हुई थी, अंग्रेज उसको दोहराना नहीं चाहते थे। उसी के परिप्रेक्ष्य में ये 1858 का जो पूरा शासन का जो आधार था उसको चेंज कर दिया गया। चेंज करने का क्या था? तो इसमें तीन तरह की व्यवस्था बनाई गई। एक तो गृह सरकार अर्थात ब्रिटेन की सरकार, तीन व्यवस्था पारित की गई हैं। ए, बी, सी। अर्थात अगर मैं कहूं कि यहाँ तीन सरकार चलती थी। एक ये जो ए वाली है, ये थी ब्रिटेन की सरकार, ये थी ब्रिटेन की सरकार। और बी वाला था ये भारत सरकार या केंद्रीय सरकार, केंद्रीय सरकार। और जो सी थी, ये थी प्रांतीय सरकार, ये थी प्रांतीय सरकार। तो जो प्रांतीय सरकार है वो प्रांतों में काम कर रही थी। भारत सरकार या केंद्रीय सरकार है वो केंद्रीय स्तर पर कर रही थी। और जो ब्रिटेन की जो सरकार थी, जिसको गृह सरकार भी बोलते हैं, तो ये जो ए है, ए में एक नया पद यहां सृजित सृजित किया जाता है, भारत सचिव का। और ये जो भारत सचिव जिसको बनाया जाता था, वो ब्रिटेन का मंत्री होता था। और ये ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। ये जो आदमी था, ये ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। और पहला जो भारत सचिव बना, वो था लॉर्ड स्टैनली, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, भारत सचिव बोलते थे। और ये जो बी था, बी में गवर्नर जनरल, जिसको अब हम वायसराय कहने लगे थे। और इसके कुछ सदस्य, सदस्य बोलूं तो इसकी एक परिषद होती थी। ऐसे प्रांतों में गवर्नर और सदस्य, ये था। अब ये तो व्यवस्था जो चल रही थी ए वाली, ये तो चली रही थी ऐसे ही। इन्होंने यहाँ जो नया परिवर्तन किया, ये चल रही थी। अब इन्होंने यहाँ बी जो थी भारत सरकार, उसमें कुछ परिवर्तन किया। भारत में जो पहला वायसराय जो बन के आया, वो था लॉर्ड कैनिंग। यहाँ जो इससे पहले हम पढ़ते हुए आ रहे थे, वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जगह में भारत सचिव का पद लेके आए। यहाँ आपने एक चीज देखी कि ये जितनी भी व्यवस्था है, ये एकात्मक व्यवस्था हो गई है। तो इसके नीचे ये, इसके नीचे ये, और इसके नीचे ये, ठीक है, एक दूसरे के नीचे ये एकात्म व्यवस्था। शक्ति जितनी थी वो संकेंद्रण होता गया है, उनका एक जगह इकट्ठी होती गई यहाँ शक्तियां। कंपनी का जो शासन चल रहा था इससे पहले, उसको पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। और इसी अधिनियम को भारत का, भारत की जो स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये जो अधिनियम है वो 1 नवंबर 1858 को भारतीय जनता को संतुष्ट करने के लिए महारानी विक्टोरिया थी, उन्होंने एक पत्र भी जारी किया था। उस पत्र में लिखा था, पत्र में दो बात लिखी थी कि भारतीय प्रजा को साम्राज्य में रहने वाली ब्रिटिश प्रजा के समान माना जाएगा और लोक सेवाओं में शिक्षा योग्यता के आधार पर निष्पक्ष भर्ती होगी। ये दो बात उन्होंने कही थी। इसी में आगे मुगल सम्राट का जो पद था उसको समाप्त कर दिया गया था। भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का जो सीधा नियंत्रण हो गया था। भारत के शासन संचालन के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य के रूप में भारत सचिव की नियुक्ति की गई। वह अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। अब इसमें जो दे रखा उसको पढ़ लेते हैं। तो पहला इसमें नोट्स है, ब्रिटिश संसद के भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा भारत का शासन ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। गवर्नर जनरल को अब भारत का वायसराय भी कहा जाने लगा, जो ब्रिटिश ताज के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय बना। इस अधिनियम द्वारा भारत के राज्य सचिव पद का सृजन किया गया, जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण करने की शक्ति निहित थी। उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किया गया। यह है 1858 का। अब देखते हैं हम 1861
1861 का भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा कानून बनाने की जो प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत होती है यहां से। इस अधिनियम द्वारा मद्रास एवं बंबई की प्रेसिडेंसियों को पुनः विधायी शक्तियां देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की गई। इसने वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी, जो अधिकतम 6 माह होती थी। मतलब अध्यादेश जो जारी किया जा सकता वो अधिकतम 6 माह के लिए प्रभावी हो सकता था। भारत परिषद अधिनियम 1892, इसमें और भी इंपोर्टेंट फैक्ट है। इसी में 1861 में विभागीय जो प्रणाली थी उसको लाया गया था। पहली बार व्यवहार में प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया गया था, क्योंकि भारत के 10 लोगों को अतिरिक्त सदस्य के रूप में स्वीकारा गया था। जैसे इसमें बनारस के जो नवाब थे उनको रखा गया था, सर दिनकर राव को रखा गया था, पटियाला के महाराजा को रखा गया था, ऐसे थे। संगठन बनाने का अधिकार दिया गया था इसमें। नेक्स्ट है 1892 का भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम 1892 के माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने तथा सरकार से 6 दिन की पूर्व नोटिस पर प्रश्न पूछने का अधिकार भी दे दिया गया था। अभी तक सरकार से प्रश्न पूछने का भी अधिकार नहीं दिया गया था। पहली बार सरकार से 6 दिन पूर्व नोटिस देने पर प्रश्न पूछने का अधिकार भी दे दिया गया, परंतु पूरक प्रश्न पूछने तथा मतदान का अधिकार नहीं दिया गया था। सीमित अर्थों में निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना इस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता थी। अब देखते हैं भारत परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। इसके तहत वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीयों को पहली बार शामिल किया गया। इसमें पहली बार जो शामिल किए गए जो सदस्य थे वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। इस अधिनियम ने केंद्रीय तथा प्रांतीय विधायिनी शक्तियों को बढ़ा दिया। परिषद के सदस्यों को बजट एवं लोक हित के विषयों पर विवेचना करने, प्रस्ताव करने तथा प्रश्न पूछने के साथ पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया गया। इसमें पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया था। भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। अब आता है भारत शासन अधिनियम 1919। यहाँ एक और बता दूं मैं आपको बात। सबसे पहले 1909 में मुस्लिमों के लिए एक पृथक निर्वाचन व्यवस्था लागू की गई थी, और यहाँ जो वायसराय की परिषद में जो सदस्य संख्या थी उसको 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई थी। और ये पृथक निर्वाचन का जो अधिकार दिया गया था वो 1909 में मुस्लिमों को दिया गया था, 1919 में सिखों को, और 1935 में SC ST और एंग्लो इंडियन मतलब सभी को दे दिया गया था। आपात की व्यवस्थित शुरुआत, आपातकाल की जो व्यवस्थित शुरुआत है वो यहीं से होती है 1909 से, और इसी पहलू को 1935 के दिन में विस्तारित कर दिया गया था। प्रांतों में विधायिकाओं के रूप में सदस्यों को रखा गया, परंतु गवर्नर का उस पर पूर्ण नियंत्रण होता था। अब देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1919, इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार बोलते हैं। तो ये जो मॉन्टेग्यू था, मॉन्टेग्यू ये भारत सचिव, और जो चेम्सफोर्ड भारत में वायसराय थे। ये भारत के वायसराय थे चेम्सफोर्ड। मॉन्टेग्यू भारत सचिव, चेम्सफोर्ड भारत के जो वायसराय। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई। सांप्रदाय के आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों तथा यूरोपियों के लिए भी लागू कर दिया गया। इस अधिनियम द्वारा पहली बार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित की गई। इस अधिनियम के द्वारा सभी विषयों को केंद्र तथा प्रांतों में बांट दिया गया। द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल समस्त ब्रिटिश भारत के लिए कानून बना सकती थी। इसी अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। प्रांतीय विषयों को 2 भागों आरक्षित और हस्तांतरित विषयों में बांटा गया। इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी आयोग का गठन किया जाना था, जिसका कार्य 10 वर्ष बाद इस अधिनियम की समीक्षा करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। भारत शासन अधिनियम 1935
द्वारा सर्वप्रथम भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। भारत में मुद्रा एवं साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलितों, महिलाओं, श्रमिकों को इसमें सम्मिलित किया गया। इसी अधिनियम के तहत वर्ष 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। इस अधिनियम द्वारा बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया तथा दो नए प्रांतों सिंध और उड़ीसा का निर्माण किया गया। इसके तहत कुछ प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र घोषित किया गया। इसने वायसराय का पद समाप्त कर दोनों डोमिनियन राज्यों में गवर्नर जनरल पद का सृजित किया। इसके अंतर्गत ब्रिटिश शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया गया। इसी में कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, उनको देख लेते हैं। निम्नलिखित में से पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो इसका आंसर है बी, भारत परिषद अधिनियम 1892। इसकी व्याख्या देखते हैं। 1892 के भारत परिषद अधिनियम ने विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की। इसके तहत बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई, परंतु मतदान का अधिकार नहीं था, ये याद रखना है। इस अधिनियम के तहत 6 दिन की पूर्व नोटिस पर कार्यपालिका से प्रश्न। दूसरा क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई? तो इसका आंसर है मार्ले मिंटो सुधार 1909। इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत परिषद अधिनियम 1909 मार्ले मिंटो सुधार 1909 भी बोलते हैं उसको, द्वारा ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई, जिसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? तो इनमें से उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये 1935 के अधिनियम के तहत की गई थी। ये यूपीपीसीएस प्री 2014 में क्वेश्चन पूछा गया। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस वेयर थे। उपयुक्त दिए गए विकल्पों में भारत सरकार अधिनियम 1935 नहीं होने के कारण विकल्प डी सही है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया? तो 1937 में। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? तो इसका आंसर होगा 1935 का अधिनियम। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन, एक नए अखिल भारतीय संघ की स्थापना, प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त करने का प्रावधान किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन का उपबंध 1919 के अधिनियम द्वारा किया गया था। केंद्र में द्वैध शासन के तहत संघीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया, आरक्षित, रिजर्व्ड और हस्तांतरित, ट्रांसफर सब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? तो इसका उत्तर है भारत शासन अधिनियम 1935। क्वेश्चन नंबर 7, 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता या विशेषताएं हैं? प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, सही है। मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, तो ये 1909 में दी गई थी। केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायनी शक्ति का हस्तांतरण, ये सही है। तो 1 और 3 सही है, हमारा उत्तर होगा सी। इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत शासन अधिनियम 1919 ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित अधिनियम था, जिसका उद्देश्य भारतीय शासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना था। इस अधिनियम को भारत सचिव एडमिन मॉन्टेग्यू एवं वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में पारित किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा राज्यों में द्वैध शासन, ड्यूअल गवर्नमेंट की स्थापना की गई थी, जिसके तहत प्रत्येक राज्य में राज्य के प्रशासनिक विषयों को 2 श्रेणियों में बांटा गया, आरक्षित और हस्तांतरित। आरक्षित विषय प्रांतीय गवर्नर एवं उसकी परिषद के तहत रखे गए थे, जबकि हस्तांतरण विषयों का उत्तरदायित्व प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों को सौंपा गया था। साथ ही केंद्र और प्रांतों के मध्य
भी शक्तियों का बंटवारा संघीय एवं प्रांतीय विषयों के रूप में किया गया। जहां तक मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था का प्रश्न है, तो वो 1919 के अधिनियम में ही कर दिया गया था। और 1919 के अधिनियम में यह व्यवस्था न केवल जारी रही, बल्कि इसे सिखों, यूरोपियों, भारतीय ईसाइयों एवं एंग्लो इंडियनों के लिए भी विस्तारित कर दिया गया था। अब है अपना क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की? तो इसका उत्तर होगा भारत सरकार अधिनियम 1919। क्वेश्चन नंबर 8 की व्याख्या देखते हैं। ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत प्रारंभिक रूप से भारत सरकार अधिनियम 1919 से हुई, जिसे 1935 के भारत सरकार अधिनियम में विस्तारित और स्थापित किया गया। ज्ञातव्य है कि झारखंड लोक सेवा आयोग ने अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में प्रश्न का उत्तर सी माना है, जिसे संशोधित उत्तर कुंजी में परिवर्तित कर डी माना गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, इसकी व्याख्या। 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधान पालिका की स्थापना की गई। ऊपरी सदन और राज्य परिषद, काउंसिल ऑफ स्टेट, अवधि बैठक से 5 वर्ष कहलाता था, तथा इस अधिनियम की धारा 18 के तहत में इसके 60 सदस्यों में से अधिकतम 20 सदस्य सरकारी हो सकते थे। निचला सदन केंद्रीय विधानसभा, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, अवधि प्रथम बैठक से 3 वर्ष कहलाता था, तथा भारत सरकार अधिनियम 1919 की धारा 19 के तहत इसमें मूलतः 140 सदस्यों का प्रावधान था, जिसमें से 100 निर्वाचित तथा 40 मनोनीत, जिसमें से अधिकतम 26 सरकारी होने थे। ज्ञातव्य है कि 1919 के अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु बने नियमों के तहत राज्य परिषद के 60 सदस्यों में से 33 के निर्वाचित तथा शेष 27 के मनोनीत होने का प्रावधान किया गया, जब केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 143 बढ़ाकर पहले 143, जिसमें 102 निर्वाचित प्लस 41 मनोनीत, तथा फिर 145, 104 निर्वाचित और 41 मनोनीत कर दी गई। उल्लेखनीय है कि दोनों सदनों में मनोनीत सदस्यों में से एक एक बरार से निर्वाचित होने वाले सदस्य भी होते थे, जिन्हें गवर्नर जनरल मनोनीत करता था। बरार से मनोनीत होने वाले सदस्यों के निर्वाचित होने के कारण अनेक उल्लेखों में उसे निर्वाचित सदस्यों की संख्या में शामिल कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 10, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? तो इसका है 1919। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में 21 वर्ष से अधिकतम आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई, तो यह गलत होगा। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधान मंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई, तो यह गलत। क्यों? सभी महिलाओं के लिए नहीं थी। शिक्षा और संपत्ति के आधार पर मताधिकार दिया गया था। लगभग 14% लोगों को मत देने का अधिकार था। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया, ये सही है। इसी के साथ इसका आंसर होगा केवल 2। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में अभिहित भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया था, परंतु यह सीमित वर्गों की महिलाओं के लिए ही था और सभी महिलाओं के लिए वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। इस प्रकार कथन 1 गलत है। निर्वाचन मंडलों का प्रावधान करते हुए विधानमंडल में स्थान आरक्षित किए गए थे, इस प्रकार कथन 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत सिविल सेवा के संदर्भ में भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। पहला सही है। भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपीय वासियों से अधिक था, यह भी सही है। तो इसका आंसर होगा सी।
इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत में आधुनिक मेरिट आधारित सिविल सेवा आईसीएस का प्रारंभ 1854 में लंदन में सिविल सेवा आयोग की स्थापना से हुआ। 1855 से इस हेतु प्रतियोगी परीक्षा लंदन में ही आयोजित की जाने लगी। भारतीय की लगातार मांग पर के बावजूद यह परीक्षा भारत में न होकर लंदन में होती रही। अंत में भारत सरकार भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधान के अनुरूप 1922 में आईसीएस की परीक्षा का भारत में भी होनी प्रारंभ हुई। पहले इलाहाबाद में, बाद में दिल्ली में। 1930 के दशक के अंत तक यूरोपियों की उपलब्धता भारतीय सिविल सेवा में कम होती गई तथा इस सेवा में 1941 तक स्पष्ट रूप से भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 13, केंद्रीय विधानसभा का या के निम्नांकित में से कौन सा निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ? ये था 1937 का। तो इसमें ए बी सी पूछा गया है। तो सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका आंसर होगा सी। ए और सी दोनों सही हैं। प्रश्नगत वर्षों में से वर्ष 1926 और 1945 का केंद्रीय विधानसभा चुनाव भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14, भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया? यह 1945। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका केंद्रीय विधानसभा का अंतिम निर्वाचन 1945 में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15, भारत राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है? तो इसका उत्तर 1935 से। यदि ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल को 1861 में भारत परिषद अधिनियम से ही विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। तब भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की जो शक्ति है अनुच्छेद 123 के तहत भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 एवं 43 से प्रेरित है। इसी के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है वो आर्टिकल 213 के तहत है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया था? तो इसका उत्तर है 1919 का अधिनियम। संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा प्रवृत्त किया गया। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सर्वाधिक विस्तृत अधिनियम था। साथ ही यह भारत के लिए तैयार संवैधानिक प्रस्तावों में से सबसे जटिल दस्तावेज था। इसी अधिनियम में भारत संघ की स्थापना, संघीय न्यायालय, संघीय न्यायपालिका, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन आदि की व्यवस्था की गई थी। क्वेश्चन नंबर 17, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? इसका आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935। इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 में उल्लिखित योजना पर आधारित था। इस अधिनियम की 7वीं अनुसूची में संघीय सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची विषयों का विभाजन किया गया था। इसके अतिरिक्त प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था, जो प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत है। इसमें अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किया गया था। इस संघ का निर्माण तत्कालीन ब्रिटिश भारत के प्रांतों, चीफ कमिश्नर प्रांतों एवं देशी रियासतों से मिलाकर होना था, परंतु यह व्यवस्था लागू नहीं की जा सकी। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित होने वाले संघ में अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता में से नहीं है। पहला, इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान किया गया था। अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे। बी। सी है, यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था। डी, इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया गया। तो इसका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 19, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया। तो इसका आंसर है 1935। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किया गया था। तो उसका आंसर होगा 1935 का अधिनियम। इसके दो ऑप्शन और थे।
तो निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम में भारत में संघीय शासन की व्यवस्था स्थापित की गई? तो इसका आंसर है 1935 का अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 22, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शेष शक्तियां दी गई थी, तो वो थी गवर्नर जनरल के पास में। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नांकित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है? देश के लिए लिखित संविधान, यही नहीं है। विधानमंडल के निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि, एक संघ की योजना, ये सही है। विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों की समवाचित, ठीक है, नॉमिनेटेड मतलब किया जाना था उनको। इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 में देश के लिए लिखित संविधान का उल्लेख नहीं था। भारत के लिए संविधान का सर्वप्रथम उल्लेख क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया था। अन्य तीन विकल्प अधिनियम 1935 में समाहित थे। क्वेश्चन नंबर 24, 1935 का गवर्नर, ऑप्शन सी, इसमें भारत विभाजन उल्लिखित था, इसके द्वारा रियासतें समाप्त हुई, तो इसका आंसर है ए। भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ 1935 के भारत शासन अधिनियम पर आधारित है। इस अधिनियम के मुख्य उपबंध इस प्रकार हैं: संघात्मक सरकार की स्थापना करना, केंद्र में द्वैध शासन स्थापित करना, प्रांतों में द्वैध शासन के स्थान पर स्वायत्त शासन की स्थापना, चौथा है द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल, पांचवा है प्रांतीय शासन व्यवस्था, छठवां है प्रांत। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? तो ये था 1935 का अधिनियम। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के प्रावधानों के अनुरूप 1937 में बर्मा जो था वो भारत से अलग हो गया था। ठीक है, तो आज यहीं तक। नेक्स्ट अपना टॉपिक होगा संविधान सभा एवं संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया थी। तो आज इसको यहीं रोकते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।